एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 16 से कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन का। तो सेक्शन 16 क्या बात करता है? अपील की बात करता है। ठीक है, तो जो सीनियर सिटीजन है या जो पेरेंट है, अगर वो किसी भी तरीके से अग्रीव्ड है ट्राइब्यूनल के डिसीजन से, तो वो जाके अपीलेट ट्रिब्यूनल में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है 60 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफिक कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने इंटरेस्ट का देखा था ऊपर कि 5% से कम नहीं होना चाहिए, 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर देती है, कोई अथॉरिटी स्पेसिफिक कर देती है, तो वो वन लाइनर के तौर पे एक ईजी हो जाता है क्वेश्चन फ्रेम करना, तो वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो 60 डेज जो है यहाँ पे जो भी ऑर्डर आया है उसके 60 डेज के अंदर आपको अपील करनी होगी। ओके, यहाँ पे जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि जो चिल्ड्रन हैं या जो रिलेटिव हैं, दे शुड कंटिन्यू टू पे दी मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरी वही है हमारा कॉन्डेनेशन ऑफ डिले अगर प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद 60 डेज के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद आपका क्लॉज 5 इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है कि उनको 1 महीने के अंदर जिस दिन भी रिसीट ऑफ अपील था, यानी कि जिस दिन भी अपील फाइल की गई थी, उसके विदिन 1 मंथ जो है उसके विदिन 1 मंथ में उन्हें इसको डिस्पोज ऑफ करना है। दोनों पार्टीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉपी जो है प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है, ये कहता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो पढ़ के एक स्टांस में आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट इसका रीज़न है वो हम आगे देखेंगे। देखिए बोल रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट सेक्शन 17 क्या कह रहा है? नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर ट्राइब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये कह रहा है कि कोई भी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये तो मतलब एक तरीके से हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसके अगेंस्ट बोल रहा है कि कोई भी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? इसका कारण है, इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर बनाए गए हैं जिनका नाम होता है मेंटेनेंस ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर है या कोई भी ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर या कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसकी रैंक इनसे नीचे की ना हो, उन्हें मेंटेनेंस ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर सकती है। तो ये दोनों अथॉरिटीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। कौन मेंटेनेंस ऑफिसर बन सकता है? कोई डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर या एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। इनकी क्या जिम्मेदारी है? ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे पेरेंट को इफ़ ही सो डिज़ायर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो सेक्शन 17 कहीं ना कहीं जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ले रहा है। तो इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हमेशा से रही है। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि हमें यहाँ पे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना है और यहाँ पे कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल प्रैक्टिशनर है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, बट हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जो प्रोविजंस कहते हैं वो उसके हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफिसर कौन होते हैं? कोई भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर या कोई भी अदर ऑफिसर जो इनकी रैंक से नीचे का ना हो, उन्हें हम मेंटेनेंस ऑफिसर के तौर पे नियुक्त करेंगे और इनका काम क्या होगा? दे विल रिप्रेजेंट देम। ठीक है, द पार्टीज यानी कि पेरेंट्स। चैप्टर नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट बना दिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो ये अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या क्या काम करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि उन्हें एटलीस्ट शुरुआत में जब ये एक्ट आएगा तो ये कोशिश करनी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम हो जिसमें 150 तक के सीनियर सिटीजन आ सके जो इंडिजेंट है। ठीक है, इंडिजेंट का मतलब एक तरीके से देखें तो साधारण भाषा में हम कहते हैं गरीब, बट यहाँ पे बोल रहा है कि जिनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। चैप्टर नंबर बात करता है 4, प्रोविजन फॉर मेडिकल केयर ऑफ सिटीजन, सीनियर सिटीजन।
तो यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि ऐसे अस्पताल जहाँ पे फंडिंग पूरी तरीके से या पार्शियली आधे तौर पे सरकार करती है, तो वहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न है उनकी देखरेख के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रॉपरली अरेंज की जाए। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो सेक्शन 21 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी है कि इस एक्ट का वाइड पब्लिकेशन हो, ठीक है, पीरियोडिक सैनिटाइजेशन हो, अवेयरनेस ट्रेनिंग हो, इफेक्टिव जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। सेक्शन 22 बात करता है अथॉरिटीज़ हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इस एक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ पावर्स को दे सकता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे तो उस पावर को अपने किसी सबऑर्डिनेट को बोल सकता है कि ताकि एक कोऑर्डिनेशन, एक लिंक बना रहे। स्टेट गवर्नमेंट डीएम को बोलेगा, डीएम अपने से किसी सबऑर्डिनेट को कहेगा, ताकि सबको अपनी ड्यूटीज़ पता हो और वो अपने प्रॉपर काम करते रहे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दे विल प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। तो ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि हु शैल प्रिस्क्राइब अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट है, इसको अगर एक कहानी के तौर पे समझे तो मान लीजिए अगर किसी सीनियर सिटीजन ने किसी अपने रिलेटिव को ये कह के एक प्रॉपर्टी दे दी कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी देता हूँ बट उसके बाद तुम्हें मेरी देख रेख करनी होगी, और जब प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो जो रिलेटिव था वो डिनाई कर जाता है, वो अब कहता है कि नहीं मैं देख रेख नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इन दैट केस वो ट्रांजैक्शन जो डीलिंग हुई थी उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। Where any senior citizen who after the commencement of this act has transferred by way of gift or otherwise his property, क्या कंडीशन लगाई है, हम सबको पता है कि कंडीशनल ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस कंडीशन के साथ लगाई है कि जो ट्रांसफरी है वो बेसिक एमिनिटीज़ या बेसिक फिजिकल नीड जो है उसकी पूरी करेगा। ठीक है, और उस ट्रांसफ़र के बाद जो ट्रांसफरी है वो रिफ्यूज़ कर देता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी शैल डीम टू हैव बीन, ऐसा माना जाएगा कि वो कोअर्जन के तरीके से की गई थी या फ्रॉड था या अनडू इन्फ्लुएंस था, और जो है ट्रांसफरर के ऑप्शन पे ट्राइब्यूनल चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, इन केस क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्सन मतलब किसी सीनियर सिटीजन ने कोई प्रॉपर्टी अपनी किसी ट्रांसफर मतलब किसी ए पर्सन को दी, ए पर्सन पे जिम्मेदारी डाली कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तुम मेरी देख रेख करना। ठीक है, ए ने एक्सेप्ट कर लिया। ए ने, क्योंकि अब ए के पास प्रॉपर्टी आ गई, ये ओनर हो गया, ए ने ये प्रॉपर्टी उठा के बी को दे दी। ठीक है, बी को उसने इस सारी चीज़ों की जानकारी दे दी कि ऐसा है कि मेरे पास ये संपत्ति एक कंडीशन के साथ आई थी जो मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। तो बी को इस बात की नोटिस थी कि यहाँ पे मुझे इनको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन इनके साथ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है, वेयर एनी सीनियर सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ एन एस्टेट एंड सच एस्टेट और अ पार्ट देयर फॉर इज ट्रांसफर, द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी एनफोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी इफ ट्रांसफरी हैज़ अ नोटिस ऑफ द राइट। ठीक है, और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेजिटुअस, बट इन केस अगर कंसिडरेशन के साथ हुआ था, मतलब ट्रांसफरी ने कुछ कंसिडरेशन दिया था उस प्रॉपर्टी के लिए और उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 24, एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो अगर कोई भी आदमी है जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो सीनियर सिटीजन की केयर करे, प्रोटेक्शन करे, और उसने उनको जानबूझ के त्याग दिया, ठीक है, इंटेंशनली त्याग दिया पूरी तरीके से, तो वहाँ पे ये क्योंकि एक ग्रेवर एक्ट है तो यहाँ पे उनको पनिशमेंट दिया जाएगा जो एक्सटेंड हो सकता है 3 महीने तक का, और यहाँ पे 5,000 तक का जुर्माना दिया जा सकता है। सेक्शन 25 कहता है कि इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, और यहाँ पे उनको समरली ट्राई किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद मिसलेनियस प्रोविजन है। सेक्शन 26 कहता है जो भी अफसर यहाँ पे नियुक्त होंगे वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो सेक्शन 21 आईपीसी में जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। और सिविल कोड, तो ये एक्ट जो है जुरिस्डिक्शन जो मैंने आपको बताया था कि सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन अगर हम देखें तो कहाँ से आता है, सेक्शन 9 सीपीसी से। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी सिविल कोड को जुरिस्डिक्शन लेता है, तो पूरी तरीके से ये सेक्शन 27 इनसे ये जुरिस्डिक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है, इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं।
ठीक है। और अगर कोई भी इंजंक्शन जो है पास किया गया है सिविल कोर्ट द्वारा तो उसको मतलब इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। 28 एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन अथॉरिटीज़ को, अगर इन्होंने गुड फेथ में कोई भी काम किया है तो उनके अगेंस्ट कोई भी सूट प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं की जाएगी। 29 जो है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि अगर इस एक्ट में कोई भी ऐसे प्रोविज़न है जिसकी वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज़ अराइज हो रही हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें बदलाव कर सकती है। 30 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देता है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिव्यू करने का पावर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिव्यू करने का पावर है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को प्रॉपर उस करने के लिए रूल्स अपने तौर पे बना सकती है। इसलिए आप देखते होंगे कि अलग अलग स्टेट में जो एक्ट्स होते हैं उनके पीछे अलग अलग रूल्स लगे होते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। तो अब आपका ये पूरा एक्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।